मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। घर में मेरे रिश्ते की चर्चा शुरू हो चुकी थी। मेरे पापा किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे कि हमारी बेटी रागनी के लिए कोई अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं। मेरी शादी की बातें मेरे दिल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग मेरे रिश्ते की बात ना करें तो शायद मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैं जब 12वीं कक्षा में थी तब ही ऋषभ को दिल दे बैठी थी। ऋषभ भी मुझसे बेहद प्यार करता है। कॉलेज भी पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ है। ऋषभ पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल है और अच्छे घर का है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर पर ऋषभ के बारे में बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पापा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और वो इस प्यार व्यार के तो बिल्कुल खिलाफ थे। मैं आखिर किससे बात करती, क्योंकि घर में माँ बाप और बड़े भाई के सिवा कोई नहीं था। मेरे बड़े भाई के भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था कि उसके घर की लड़कियां लव मैरिज करे। घर में रिश्ते की बात सुनकर मैंने ऋषभ को बताना ज़रूरी समझा। दूसरे दिन मैंने ऋषभ से मिलने का प्लान बनाया। ऋषभ से मिलने के बाद मैंने ऋषभ को सब कुछ बताया कि घर में मेरे रिश्ते की बात चल चुकी है। ये सुनकर ऋषभ तिलमिला उठा और घबरा से गया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं किसी और की हो जाऊं ये उसे कतई मंजूर नहीं था। ऋषभ ने मुझे भगाकर शादी करने को कहा, लेकिन ये बात मैं उसकी नहीं मान पाई, क्योंकि भले ही मैं ऋषभ से शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप से भी बहुत इज्जत करती थी। मैं भागकर उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगाना चाहती थी। खैर, जैसे तैसे मैं ऋषभ से बात कर घर पर आई। आते ही माँ ने कहा, देखो बेटी रागनी, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है और वह भी आएगा खुद तुम्हें देखने, इसलिए तुम अपने अच्छे साज श्रृंगार की तैयारी आज से ही शुरू कर दो। सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं ऋषभ के सिवा किसी और के बारे में सोचूं ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं था। मैंने तुरंत ऋषभ को फ़ोन लगाया और सब बताया। ऋषभ ने कहा कि तुम कैसे भी करके कल जो देखने आ रहे हैं उनसे ये कहलवा देना कि तुम उन्हें पसंद नहीं हो, उसके बाद मैं अपने आप देख लूँगा। मैंने कई तरीके सोचे कि ऐसा क्या करूं कि उन लोगों को मैं पसंद ना आऊं। खैर, दूसरे दिन उनका आना हुआ और चाय नाश्ता करने के बाद सब लोगों ने लड़के और मुझे अकेले में बात करने के लिए कहा। हम दोनों छत पर चले गए। कुछ देर पढ़ाई लिखाई की बातें करने के बाद मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा कि तो आप किसी और से प्यार करती है, तो हम लोगों को यहाँ क्यों बुलवाया? क्या आपने अपने घर वालों को इसके बारे में बताया नहीं? मैंने कहा, मेरे पापा को ये सब मंजूर नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता सकी, लेकिन अगर आप मना कर दे तो शायद मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो लड़का अच्छे विचार वाला था, इसलिए मेरी बात को समझ गया। उसने नीचे जाकर कहा कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि इसके और मेरे विचारों रहन सहन का तरीका बहुत अलग है। ये सुनकर सब लोगों को बहुत धक्का सा लगा। फिर वो लोग चले गए, पर मेरे पापा बहुत गुस्से में आ चुके थे। खैर, कुछ दिन यूं ही निकले। तभी एक दिन हमारे घर पर हमारे गांव के अंकल आए, जो रिश्ता करवाने का काम करते हैं। उन्हें देखते मेरा दिल घबराने लगा कि कहीं ये कोई रिश्ता लेके तो नहीं आए हैं। आखिर वही हुआ जो मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे। पापा से बातें की और कहा कि लड़का अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, जॉब लग जाएगा और परिवार भी अच्छा है। कल हम लोग उन्हें देखने चलेंगे। पापा भी सहमत हो गए। दूसरे दिन सब लोग लड़का देखने निकल गए। तभी ऋषभ का कॉल आया मेरे पास। वो बहुत खुश लग रहा था। कहने लगा कि देखा मेरा कमाल। मैं कुछ समझी नहीं। फिर उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ लड़का देखने जा रहे हैं। वो लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर ऋषभ ने कहा कि तुम्हारे गांव के जो अंकल है वो मेरे मामा जी के दोस्त है। तभी मैंने अपने मामा जी से बात की और उन्होंने उन अंकल से बात की और वो तुम्हारे घर आ गए। ऋषभ कहने लगा कि बस अब उन लोगों को हमारा घर परिवार सब पसंद आ जाए, और इतना बोलकर कॉल काट दिया। अब क्या था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन साथ ही एक डर भी था
कि कहीं पापा को ऋषभ या उसके परिवार पसंद नहीं आया तो। लेकिन जैसे तैसे पूरा दिन निकाला। शाम को सब लोगों ने आकर कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। 2 दिन बाद वो लोग हमारी रागिनी को देखने आ रहे हैं। अब मेरी जान में जान आ चुकी थी कि अब सब सही हो जाएगा। इसी तरह वो लोग भी आ गए मुझे देखने और उन लोगों को भी मैं बहुत पसंद आई। आखिर आती भी क्यों ना, उनके बेटी की पसंद जो थी। रिश्ता तय हुआ, सगाई भी हो गई। अब शादी की तारीख भी निकल चुकी थी। घरवालों के लिए तो दिन कम थे लेकिन मेरे और ऋषभ के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों को जल्दी से एक होना था। खैर जैसे तैसे दिन निकल गए और आखिर हमारी शादी का दिन आ चुका था। आज हमारी शादी के दिन ही हमें एक और खुशखबरी मिल गई थी कि ऋषभ की सरकारी नौकरी लग गई है। सब लोग बहुत खुश थे। बहुत धूमधाम से हमारी शादी संपन्न हुई। विदाई का समय आया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि जितनी खुशी ऋषभ के साथ शादी होने की थी, उतनी ही दुख माँ पापा से दूर होने का था। लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और चल पड़ी अपनी एक नई दुनिया बसाने। अपने प्यार ऋषभ के साथ ससुराल पहुंची तो सब लोग बहुत खुश थे, खूब प्यार दे रहे थे मुझे। सभी रस्मों को पूरा किया गया और रिश्तेदार से आई लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली में लग गई। रात का समय हुआ, मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया। आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। ऋषभ कमरे में आया और मेरे पास आकर मुझे प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। कुछ देर हम लोगों ने अपने पुराने दिन याद किए और फिर प्यार की बातें करते करते अपनी इस हसीन रात को एंजॉय करने लगे। सुबह उठकर मैं नहा धोकर सबके लिए चाय बनाई और सबको दी। फिर अपनी और ऋषभ की चाय अपने कमरे में ले आई और दोनों ने एक साथ चाय पी। फिर ऋषभ अपनी जॉब पर चला गया और मैं घर के कामों में लग गई। ऐसे ही दिन निकलते गए। ससुराल में मेरी सास, ससुर, मेरी जेठानी और ऋषभ और मैं ही थी। मेरे जेठ जी विदेश में रहते थे। 1 साल पहले वो विदेश चले गए थे। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक बेटी की तरह ही मेरे साथ रहते थे। मेरी जेठानी भी मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती थी। मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही थी। कुछ दिनों बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा अपनी जेठानी के बारे में। वो अपने कमरे में जाते ही हंसी ठिठोली करने की आवाज़ करने लगती और कुछ ऐसी चीज़ें अपने कमरे में रखती जो पति पत्नी के संबंध बनाते समय काम में ली जाती है। मुझे बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन फिर मैं सोचती कि जेठ जी के साथ बात करती होंगी। रही बात प्राइवेट चीज़ों की तो वो पहले की होगी जो अभी तक रखी हुई है। खैर मेरे वहम मैंने वही ख़त्म कर लिया। लेकिन एक दिन जब मैं उठकर आई तो सब लोग खुश हो रहे थे और मेरी जेठानी को प्यार दे रहे थे। मुझे मेरी सास ने कहा कि रागिनी, तुम्हारी जेठानी प्रेग्नेंट है, क्या तुम उसे बधाई नहीं दोगी? ये तो सब कुछ समझ से बाहर हो गया था कि जेठ जी तो विदेश में है, तो फिर जेठानी जी प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन मेरे अलावा किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी। मैंने जेठानी जी को बधाई दी और अपने काम में लग गई। लेकिन मेरा दिमाग तो सिर्फ वही अटका हुआ था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। खैर दिन निकलते गए। सब लोग मेरी जेठानी की देखभाल कर रहे थे। उन्हें किसी भी तरह से कोई भी कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जानते हैं कि जेठ जी यहाँ नहीं है, इसके बावजूद भी ये प्रेग्नेंट हो गए। फिर भी इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। आखिर चल क्या रहा है इस घर में। मैंने ऋषभ से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी किसी बहाने से बात को टाल दिया। अब मैंने अपनी जेठानी पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन मैंने उनका पीछा किया और उनके रूम के बाहर की खिड़की से झांककर सब देखना चाहा, तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी अपने कमरे में अपने कपड़े लेकर अपने बाथरूम में चली गई। उनके हाथ में वो सब सामान था जो एक पति पत्नी संबंध बनाते समय इस्तेमाल करते हैं। ये सब देखकर मैं तो मानो पागल सी हुई जा रही थी, ये सोच सोच कर कि आखिर ये चल क्या रहा है। मैं रोज़ाना अपनी जेठानी पर नज़र रखने लगी। जब भी वो बाहर जाती तो मैं भी उनका पीछा करती थी और घर पर भी उन पर नज़र रखती थी। मैंने उनकी एक और बात भी पकड़ ली थी कि वो कभी भी सब लोगों के साथ खाना नहीं खाती थी। वो अपना खाना अपने कमरे में डालकर ले जाती थी
और खाना भी इतना कि 2 लोग खाए। मेरी जेठानी अकेली इतना खाना कैसे खा सकती थी? दिखने में तो वो बिल्कुल दुबली-पतली सी थी। अब तो मेरे सिर पर एक भूत सवार था कि कैसे भी करके मुझे ये पता लगाना है कि आखिर क्या बात है ऐसी। एक दिन मैंने अपनी जेठानी से यूं ही बातों-बातों में पूछ लिया कि जेठ जी कब आएंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी 5 महीने बाद आएंगे। उनके जवाब में मुझे थोड़ी घबराहट सी लगी। मैंने फिर रात को अपनी जेठानी का पीछा करते हुए उनको देखने का प्रयास किया। फिर मैंने जो देखा उसके बाद तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी जेठानी जी अपने कमरे में अकेली नहीं थी, कोई और भी था, लेकिन कौन मैं देख नहीं पाई। फिर वो दोनों लोग अपने बेड पर चले गए, लेकिन वहाँ पर अंधेरा सा होने की वजह से मैं कुछ देख नहीं पाई। मैं अपने कमरे में आ गई। वो सब देखकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं यही सोचकर दुखी हो रही थी कि बेचारे जेठ जी वहाँ इन लोगों के लिए कमाई कर रहे हैं और यहाँ ये जेठानी जी उनको धोखा दे रही है। पता नहीं क्या-क्या हरकतें कर रही है। बस ये सब सोचते-सोचते मुझे अपने सास-ससुर पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो लोग सब कुछ जानते हुए भी इसका साथ क्यों दे रहे हैं। वो लोग तो ऐसे पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। मुझे अब पूरी सच्चाई सामने लेकर आनी ही थी और मैंने बिना कुछ सोचे समझे पूरे घरवालों को आंगन में बुलाया और जेठानी जी के बारे में सवाल करने लगी। सब लोगों ने मुझे शांत होने को कहा, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। तभी ऋषभ आ जाता है और सब लोग को चुप करवाकर मुझसे कहता है कि तुम्हें सच जानना है तो सुनो। ऋषभ कहने लगा कि मेरा भाई कोई विदेश नहीं गया है, जबकि वो तो यही रहता है हमारे घर में। ये सुनकर मैं तो हक्की बक्की सी हो गई। फिर मेरे जेठ भी कमरे से बाहर आ गए। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि कुछ महीनों पहले मेरे बड़े बेटे की कुछ दोस्तों के साथ लड़ाई हो गई थी, जिससे किसी और ने सामने वाले का खून कर दिया था, लेकिन नाम मेरे बेटे का आ गया उसमें, इसलिए ये घर में ही छुप कर रहने लगा जब तक कि असली कातिल पकड़ा ना जाए। इसलिए सब लोगों को हमने यही बोल दिया कि ये विदेश चला गया है और अब तुम्हारी जेठानी इसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खाना अपने पति के साथ खाती है अपने कमरे में। फिर मेरी सास कहने लगी कि हमने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम अभी अभी शादी करके आई हो, अभी तक तुमने अच्छी तरह से ससुराल को समझा भी नहीं है, इसलिए ये सब बता देंगे तो तुम घबरा जाओगी। ये सब बातें सुनने के बाद अब मेरे पास बोलने का कुछ नहीं था। मैं पछतावा कर रही थी कि मैंने बिना जाने बिना सोचे समझे अपनी बहन जैसी जेठानी पर इतना गंदा शक किया। अब मेरे पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन गलती मेरी भी नहीं थी। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता जो मैंने किया। फिर भी मैंने सबसे माफ़ी मांगी और सबने मुझे माफ़ कर दिया। दोस्तों, कभी भी हमें बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें ठंडे दिल से सोचना चाहिए। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, ज़रूरी नहीं जो सामने दिखे वो सही हो।